डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। हमने आपको बताया था कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है। मानव कल्याण के लिए जीवधारियों के उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर उत्पादित करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। सीधे शब्दों में हमने कहा कि मानव कल्याण हेतु जीवधारियों के उत्पादों को, चाहे पौधों के उत्पाद हो, चाहे जंतुओं के हो, चाहे सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो, यदि उनका हम औद्योगिक स्तर पर उत्पादन करते हैं उसी प्रक्रिया को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कार्ल इरेकी नामक वैज्ञानिक ने 1917 में किया था। और विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा बायोटेक्नोलॉजी के कार्यों को अंजाम दिया जाता है या जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण, औद्योगिक स्तर पर निर्माण बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया द्वारा संपन्न किया जाता है। जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको कुछ उदाहरण भी बताए थे, जिसमें मुख्य रूप से सिरका बनाने में, एल्कोहल बनाने में, दूध के प्रोडक्ट्स बनाने में, इंसुलिन बनाने में आदि एंजाइमों के निर्माण में भी ये प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो इन प्रक्रियाओं को अगर मानव कल्याण के लिए औद्योगिक स्तर पर उत्पादित किया जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में एक प्रक्रिया होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, या इसे हिंदी में आनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग या इसी को अनुवांशिकी अभियांत्रिकी भी कहते हैं। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ा जटिल प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में हम किसी भी जीवधारी में जो उच्च गुणवत्ता वाले जीन्स होते हैं या डीएनए खंड होते हैं, उनको हम आइसोलेट कर लेते हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं और उसे किसी वेक्टर के द्वारा जोड़कर, वेक्टर से जोड़कर, किसी वाहक के द्वारा जोड़कर उसकी कई कॉपियां बना लेते हैं। और बनी हुई जो नई कॉपीज होती है या नए डीएनए के खंड्स होते हैं, जिन्हें हम क्लोन्स कहते हैं, उन क्लोन्स का उपयोग हम उपयुक्त स्थानों पर करके हम अपने लाभदायक क्रियाओं को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में होने वाले जो चरण हैं उनको हम यहाँ पर समझते हैं, देखते हैं। मान लीजिए कोई अच्छी गुणवत्ता वाला जीन है, सॉरी डीएनए का खंड है। मान लीजिए कोई डीएनए का खंड है जो उच्च गुणवत्ता वाला है, एक अच्छी गुणवत्ता वाला डीएनए। हमको इसी की कॉपी प्राप्त करना है, आइडेंटिकल कॉपी प्राप्त करना है, जिसको हम क्लोन कहते हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको हम समझते हैं। सबसे पहले इस डीएनए को हम किसी कोशिका से आइसोलेट करते हैं, निकालते हैं। इसको निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले किसी कोशिका की कोशिका भित्ति को तोड़ा जाता है। तो कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए सेलुलेज नामक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। पौधों में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और जिसको ब्रेक करने के लिए सेलुलेज नामक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, यदि कवक की कोशिका भित्ति है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो काइटिन के कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए, रप्चर्ड करने के लिए काइटिनेज नामक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। इन एंजाइमों के प्रयोग से कोशिका की कोशिका भित्ति टूट जाती है, गल के समाप्त हो जाती है और हम डीएनए को प्राप्त कर लेते हैं। अब इन डीएनए खंडों को हम डिजायर डीएनए कहते हैं, वांछित डीएनए कहते हैं। इन्हें हम डिजायर डीएनए या डोनर डीएनए भी कहते हैं। डोनर डीएनए या डिजायर डीएनए कहते हैं। दाता डीएनए या वांछित डीएनए। वांछित इसलिए
क्योंकि यह उपयोगी होने के कारण इसे हम डिजायर डीएनए कहते हैं, और यह किसी के द्वारा दिया जाता है इसलिए डोनर डीएनए या दाता डीएनए कहते हैं। अब इस डीएनए खंड को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज नामक एंजाइम की सहायता से कट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से हम इन खंडों को अलग कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक मॉलिक्यूलर एंजाइम होता है जो किसी भी डीएनए खंड को काटता है, और यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है डीएनए एंडोन्यूक्लिएज। डीएनए एंडोन्यूक्लिएज जो होता है वह किसी भी डीएनए को एक सीधे काट कर दो भागों में अलग कर देता है। लेकिन जो दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है वह डीएनए खंडों को दो बराबर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में अर्थात विलोम पद में काटता है। तो यह डीएनए एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इस डीएनए खंड को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में या विलोम पद खंड में विभक्त करेगा। तो रेस्ट्रिक्शन का जब प्रभाव इस डीएनए पर होगा तो डीएनए का खंड कुछ इस प्रकार से अलग हो जाएगा। एक तरफ इधर बढ़ा, दूसरी तरफ दूसरा वाला बढ़ा। इस प्रकार से ये कई खंडों में डीएनए को सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे। अब इस प्रक्रिया में ये डीएनए खंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की सहायता से काटे गए, और ये जो कटा वाला भाग होता है इसे हम विलोम पद कहते हैं, और इसे हम पैलिंड्रोमिक या पैलिंड्रोम्स कहते हैं, विलोम पद कहते हैं। तो पैलिंड्रोम में ये कट गया। अब इसको किसी ना किसी वाहक के द्वारा जोड़ा जाता है, वेक्टर के द्वारा जोड़ा जाता है। तो प्रकृति में सबसे अच्छा जो वाहक होता है वह प्लाज्मिड वेक्टर होता है, और प्लाज्मिड वेक्टर जो होता है, प्लाज्मिड वाहक होता है, यह जीवाणु की कोशिका से प्राप्त होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम एक प्लाज्मिड प्राप्त कर लेते हैं, ये प्लाज्मिड हो गया। प्लाज्मिड इसे हम बैक्टीरियल सेल द्वारा प्राप्त करते हैं। और प्लाज्मिड होता क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ जो जीवाणु कोशिका में न्यूक्लियोइड के अतिरिक्त पाया जाता है। जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक के स्थान पर उसमें केंद्राभ पाया जाता है जिसमें सर्कुलर डीएनए होते हैं। तो यहाँ पर उसके अतिरिक्त भी उसमें कुछ आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब इस प्लाज्मिड को भी इसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से हम कट कर लेते हैं, और इस प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज पैलिंड्रोम सीक्वेंस में ही कट करेगा। तो मान लीजिए हम इस प्लाज्मिड को हम यहाँ पे कट करते हैं, तो यह कुछ इस प्रकार से कटेगा। इसका एक भाग बड़ा और दूसरा भाग छोटा होगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये कटेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला भाग बड़ा है, दूसरा छोटा, इधर पहला छोटा है, दूसरा बड़ा। इस प्रकार से जो कटने की प्रक्रिया होगी इसी को हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं, अर्थात विलोम पद कहते हैं। अब इस डोनर डीएनए को और इस वाहक इसे हम वेक्टर डीएनए भी कहते हैं, वेक्टर डीएनए। तो यहाँ पर हम डोनर डीएनए और वेक्टर डीएनए को एक दूसरे से लाइगेज एंजाइम की सहायता से, लाइगेज एंजाइम की सहायता से इन दोनों को हम परस्पर जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर उसी सीक्वेंस में ये आगे जुड़ता है, और यहाँ पर थोड़ा सा
वेक्टर डीएनए के साथ जुड़ जाता है। और जब डोनर डीएनए और वेक्टर डीएनए परस्पर जुड़ते हैं तो इसे हम आरडीएनए कहते हैं। आरडीएनए का मतलब होता है रिकम्बिनेंट डीएनए, पुनर्संयोजित डीएनए। तो यहाँ पर आरडीएनए तैयार हो गया। और इस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या इसी को शॉर्ट में पुनर्संयोजित डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अब यहाँ पर आरडीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीएनए का निर्माण हो जाता है। और आरडीएनए हमेशा डोनर डीएनए या डिजायर्ड डीएनए और वेक्टर डीएनए के परस्पर मिलने से होता है। और इनको जोड़ने के लिए जिस एंजाइम का हम प्रयोग करते हैं उसे हम लाइगेज एंजाइम कहते हैं। इसे मॉलिक्यूलर गम भी कहते हैं, आणविक गोंद कहते हैं, क्योंकि यह जोड़ने का काम करता है या चिपकाने का काम करता है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं, क्योंकि यह काटने का काम करता है। और एंडोन्यूक्लियेज इसलिए क्योंकि यह पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कट करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कट करने का लाभ यह होता है कि इसमें और अच्छी पकड़ बन जाती है, माने अच्छे से ये जुड़ जाता है। अगर हम किसी वस्तु को इस सीधे सीधे में जोड़ेंगे तो उसका जोड़ उतना मजबूत नहीं होगा जो इस प्रकार होगा। अर्थात रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज पैलिंड्रोम के सीक्वेंस में जब कट करता है उसमें एक अच्छी पकड़ हो जाती है। और इसी पूरी प्रक्रिया को हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब यह जो आरडीएनए हमको मिला है या आरडीएनए हम बनाए हैं, इसे हम किसी बैक्टीरियल सेल में डाल देते हैं, किसी बैक्टीरिया की कोशिका में डाल देते हैं और उस बैक्टीरिया को किसी कल्चर मीडियम में रख देते हैं, संवर्धन माध्यम में रखते हैं, जिसके कारण वह बैक्टीरिया तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाता है, अर्थात मल्टीप्लिकेशन करता है, बहुगुणन करता है। बहुगुणन करने के कारण उसमें जो ये आरडीएनए होता है उनकी संख्या बढ़ जाती है। फिर उन्हीं प्लाज्मिड से इस डिजायर्ड डीएनए को हम अलग कर लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक डिजायर्ड डीएनए या एक डोनर डीएनए के द्वारा कई क्लोन्स या कई आइडेंटिकल कॉपीज का निर्माण हो जाता है। और इसी पूरी प्रक्रिया को हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।